हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे एफआईआर से लेके जजमेंट तक का पूरे प्रोसेस के बारे में। क्रिमिनल केस के ट्रायल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो एक एफआईआर के बेस पे होता है, दूसरा कंप्लेंट के आधार पर होता है। आज हम लेकिन बात करेंगे जो एफआईआर के बेस पे, एफआईआर के आधार पर जो क्रिमिनल ट्रायल बनता है, उस पूरे प्रोसेस के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। सबसे पहले क्राइम अगर हुआ तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, जो शिकायत करके या फिर पुलिस से मिलकर किसी भी प्रकार से पुलिस को वो प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। क्राइम के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि जो सूचना है वो पुलिस को दी जाए, सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए। अब पुलिस को जो शिकायत करता है उसे बोलते हैं हम शिकायतकर्ता, जो उससे प्रभावित होता है उसको बोलते हैं विक्टिम। कई बार एक विचार और मन में आता होगा, एक सवाल और आता होगा कि क्या पुलिस भी शिकायतकर्ता हो सकती है? क्योंकि हम तो शिकायत पुलिस को देते हैं। अब बात आती है क्या पुलिस भी शिकायतकर्ता हो सकती है? लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, पुलिस भी किसी केस में शिकायतकर्ता बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर या पुलिस किसी गश्त पर जा रही थी, देख रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी और वहाँ कोई क्राइम होते हुए उन्होंने देख लिया, तो वह पुलिस ऑफिसर उस केस में बिल्कुल शिकायतकर्ता हो सकता है। इस बात के अलावा पुलिस के पास देखो, हमें पता है मुखबिर, गुप्तचर उनके पास होते हैं, सूत्र समझ लेते हैं। तो ऐसी कोई व्यक्ति है जो अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को कोई सूचना देता है, कोई गुप्त जानकारी प्रोवाइड करता है, तो उस बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता कहलाएगा। शिकायत हो गई, उसके बाद अगला स्टेप आता है एफआईआर दर्ज करने का, जिसके लिए पुलिस को सीआरपीसी के सेक्शन 154 में इन्वेस्टिगेशन करती है। और तो पुलिस का सबसे पहला काम होता है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर को रजिस्टर करना। यदि कोई अर्जेंसी है और टाइम की कमी है तो पुलिस पहले मौके पर पहुंचकर, यानी कि घटनास्थल पर पहुंचकर, वहां पहुंचना ज़रूरी है। मौके पर पहुंचकर हालात को देखेगी और हालात को काबू करने के बाद ही एफआईआर को रजिस्टर करेगी। उसके बाद अगला ज़रूरी काम आता है, वो है मेडिकल करवाना। एफआईआर से पहले या फिर एफआईआर के बाद, जैसा उचित समझे, पीड़ित का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। यानी कि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता या फिर पीड़ित व्यक्ति का, या जो भी है, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। सबसे पहले शिकायतकर्ता को या आरोपी, दोनों पार्टियों को मेडिकल करवाने के लिए उनके नियरेस्ट हॉस्पिटल, यानी कि नज़दीकी अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, मतलब वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, उसमें लेकर जाती है और वहाँ पे उसका मेडिकल टेस्ट करवाती है। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। बात आती है अरेस्ट की, या पुलिस बेल की, या जमानत की। यानी कि पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करके उसके किसी भी जानकार को, या जो उसके जानने वाला, उसका परिचित है, उसका नोन है, उसको उसके अरेस्ट होने की सूचना देती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो धारा लगाई जा रही है उस धारा के आधार पर जो आरोपी पर केस बनता है वो जमानतीय है, तो पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति को पुलिस थाने में ही जमानत पर छोड़ दिया जाता है। आरोपी व्यक्ति को छोड़ने के लिए पुलिस द्वारा जमानती व शनाख्ती की मांग की जाती है। यदि वो जमानती व शनाख्ती दे देते हैं तो आरोपी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाता है पुलिस के द्वारा ही। अगर ऐसा अपराध हुआ है जो गैर जमानती धाराओं में हुआ है, यानी कि उसकी जमानत नहीं हो सकती, तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उस आरोपी को पेश करेगी, या तो फिर उसे जेल भेज देगी, या आरोप व्यक्ति को जमानत देने की जो पावर है वो पावर मजिस्ट्रेट साहब, यानी कि जज साहब के हाथ में होगी। इसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। फिर आती है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत। यानी कि जो आरोपी है वो घटनास्थल से कहीं भाग गया, वो अरेस्ट नहीं हो पाया, तो वो अग्रिम जमानत कोर्ट से ले सकता है, जिसकी पावर कोर्ट के पास ही होती है। एक बात और है, शिकायतकर्ता अगर चाहे तो वो ऊपर वाली कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की फाइल अग्रिम जमानत मिलने के बाद फाइल कर सकता है। इसके बाद पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सबूतों को इकट्ठा करती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वो केस की निष्पक्ष
निष्पक्षता से निष्पक्ष होकर जांच करे। 3 बार निष्पक्ष बोल दिया, मतलब बहुत निष्पक्षता की ज़रूरत पड़ती है भाई। जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे बोला जाता है आईओ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो केस की पूर्ण रूप से जांच करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज़रूरी डिपार्टमेंट, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, गवाहों के बयान धारा 161 यानी कि 161 सीआरपीसी में दर्ज करता है। इसके अलावा केस से संबंधित जो भी ज़रूरी प्रोसीडिंग होती है वो आईओ के द्वारा ही की जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस किस टाइम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। एक लाइक करेंगे तो हमें और हौसला मिलेगा वीडियो बनाने का। इसके बाद आता है चार्जशीट, डिस्चार्ज शीट इत्यादि। अब आईओ साहब अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता करते हैं कि शिकायतकर्ता की जो शिकायत है वो झूठी है और आरोपी व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है, क्लीन चिट, साफ सुथरा, स्वच्छ। तो वह कोर्ट में डिस्चार्ज शीट यानी कि कोर्ट में एफआईआर रिपोर्ट फाइल करके केस को कर देते हैं ख़त्म। लेकिन ऐसे में यदि कोर्ट चाहे तो शिकायतकर्ता या केस में किसी पीड़ित की प्रोटेस्ट पिटीशन पर केस आगे चला सकता है। अगर ऐसा नहीं होता और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। उसके बाद कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। किसी भी केस की, क्रिमिनल केस ट्रायल की जो चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा है, समय अवधि है, वो 60 दिन से लेकर 90 दिन की होती है। जो डिपेंड करता है केस की धाराओं पर, यानी कि केस की धाराओं पर वो निर्भर करता है। जैसे मामला बड़ा है, बड़ा यानी कि जैसे मर्डर का मामला है, रेप का मामला है, इस तरह के बड़े मामले हैं, उनमें पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करती है। अगर धाराएं गंभीर नहीं हैं तो पुलिस को उसमें 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन ये समय सीमा तभी लागू होती है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा सकती है, कई बार तो महीनों सालों तक का, क्योंकि समय लगा दिया जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि आईओ बहुत केस में बहुत पावरफुल काम करता है। अब हम चार्जशीट की परतें खोलेंगे, उसमें समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों पार्टियों के नाम, पता, केस की प्रकृति, केस की सूचना कैसे मिली, शिकायतकर्ता की शिकायत की प्रति, उसकी कॉपी, शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, आरोपी की गिरफ्तारी या उससे बेल से संबंधित कागजात या पेपर, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें उसमें चार्जशीट में लगी होंगी। गवाहों के बयान, जिसमें बयान अगर लड़की के बयान तो 164 सीआरपीसी के तहत होंगे। मौका पे जो नक्शा बना है वो सारी चीज़ें। आईओ द्वारा इस तरह की जो अन्य कुछ चीज़ें हैं वो सारी इसमें लगाकर, चार्जशीट में लगाकर चार्जशीट फाइल की जाएगी। और चार्जशीट के बाद आरोपी पर क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है आरोपी को कोर्ट द्वारा सम्मन जारी करके कोर्ट में बुलाया जाता है और चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर आरोपी पक्ष के वकील साहब को, एडवोकेट को अगर लगता है कि जो उसमें है कुछ डॉक्यूमेंटों की कुछ कमी है तो वो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत आवेदन करके पेपर कोर्ट से ले लिए जाते हैं, या फिर चार्जशीट की किसी कमी को कोर्ट में बताकर उसको लेखबद्ध करवाते हैं ताकि कल को आरोपी के पक्ष में जो फाइनल आर्गूमेंट का टाइम आएगा वो बातें उसके खिलाफ ना जा पाएँ। ये होने के बाद अगला काम आता है चार्ज फ्रेम का। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है कि आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं जिन पर आरोपी पर केस बनता है, इसे बोला जाता है चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के बाद आ गया चार्ज फ्रेम। यहाँ एक बात और है, अगर कोर्ट को लगे कि जो आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बन रहा है लेकिन धाराओं में कुछ सही नहीं है, धाराएं कुछ और होनी चाहिए, तो कोर्ट इन धाराओं को बदल कर नई धाराओं में भी चार्ज को फ्रेम कर सकता है, चार्ज फ्रेम लगा सकता है। चार्ज फ्रेम के बाद अदालत आरोपी से पूछती है क्या उसे अपना जो एक गुनाह है वो कबूल है। यदि आरोपी इस स्टेज पर कहता है कि भाई मुझे कबूल है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे गुनाह कबूल है, तो उसी समय क्रिमिनल ट्रायल, यूँ समझो कि उसकी सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल ट्रायल को बंद कर दिया जाता है, यूँ कहें कि समाप्त हो सकता है। लेकिन वो ज़माना और था,
आप भी समझते हैं आमतौर पर इस तरह का गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वो क्रिमिनल ट्रायल को फेस करेगा। ठीक है भाई, क्रिमिनल ट्रायल फेस करेगा तो फिर क्रिमिनल ट्रायल शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो चार्जशीट में दी गई गवाहों की जो लिस्ट है, उसके गवाहों की जो लिस्ट है उनके गवाहों की गवाही होती है। सबसे पहले विक्टिम यानी कि शिकायतकर्ता यानी कि पीड़ित व्यक्ति की गवाही होती है। तत्पश्चात उसके बाद कोई आई विटनेस है, कोई चश्मदीद गवाह है तो उसकी गवाही होगी। इसके बाद क्या होता है कि जैसे डॉक्टर, फॉरेंसिक लैब, इन सब लोगों की गवाही होती है। जो भी केस के हिसाब से ठीक लगे, उचित लगे, वैसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है यानी कि आईओ होता है, उसकी गवाही सबसे आखिर में यानी कि अंत में होती है। इसमें क्या होता है, जो आरोपी पक्ष का वकील होता है, आरोपी पक्ष का एडवोकेट होता है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जो गवाहों के साथ उनकी गवाही को क्रॉस करता है, जिसे कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ आता है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सब कुछ काम। क्रिमिनल ट्रायल में ये जो पार्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन वाला, इसमें काम आती है कि उस समझो कि वकील साहब का टैलेंट, काबिलियत, हुनर, उनकी इंटेलिजेंस कि वो किस तरीके से केस को अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने फेवर में मोड़ करवा लेते हैं। सबसे पहले सरकारी वकील सबसे पहले गवाहों के बयान लिखवाता है, फिर जो आरोपी पक्ष के वकील हैं, वकील साहब हैं, उन गवाहों का क्रॉस करते हैं। अगर गवाह अपने बयान से मुकर जाए तो सरकारी वकील साहब खुद उनसे जिरह करते हैं, बहस करते हैं कि ये व्यक्ति आरोपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अगर पीड़ित कोई लड़की है तो जिसके बयान 164 सीआरपीसी में किसी महिला जज के सामने हो चुके हैं, तो उन जज साहिबा को भी गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। अगर महिला द्वारा अपने बयान है वो कहे कि मैं बयान जो दिए हैं पलट जाए, तो जज साहिबा को भी बुलाया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगे सारी चीज़ों को देखकर, कि मेडिकल रिपोर्ट को देखकर, कि गवाहों को देखकर कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने कोई कानून तोड़ा है, अगर कोर्ट को लगे कि आगे केस को चलाना ठीक नहीं होगा, इससे कोर्ट का समय और पैसों की बर्बादी होगी, तो कोर्ट उस समय जजमेंट देकर केस को ख़त्म भी कर सकती है, जैसा कोर्ट को उचित लगता है। चलो फिर इसके बाद बात आती है अक्यूज्ड की स्टेटमेंट की, यानी कि आरोपी व्यक्ति की गवाही की। इसमें क्या है कि कोर्ट उस केस से संबंधित सवाल करती है। अगर उसमें कहता है कि वो अपराध को उसने जो किया है उसे कबूल करता है, तो वहीं पर जजमेंट सुना दी जाती है। अगर वो कहता है कि मैं कबूल नहीं करता, तो वो कंटिन्यू चलता है। अगर वो कबूल कर लेता है, अगर वो गलती अपनी स्वीकार कर लेता है, तो कोर्ट कम से कम सज़ा सुनाने की उसे कोशिश करती है। इसके बाद फिर बात आती है डिफेंस एविडेंस की, यानी कि बचाव पक्ष की। अपने बचाव के पक्ष में उनके पास कोई सबूत होता है, कोई गवाह होता है, तो अपनी फेवर में जो उस चीज़ को पहुंचा रहा हो, यानी कि बचाव पक्ष में कर रहा हो, तो उसे पेश करता है। आरोपी पक्ष की गवाही होने के बाद, पूरी होने के बाद, वो केस चला जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट पे, यानी कि फाइनल बहस के टाइम पे चला जाता है। यदि बहस में कुछ पॉइंट बीच में आते हैं जिनसे लगता है कि और आगे ज़्यादा समय लगेगा, यदि ऐसा नहीं होता तो केस चला जाता है अंतिम बहस पर, यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर चला जाता है। अगर कुछ छूट गया है तो वह अगली बहस पर पूरा किया जा सकता है। बहस पूरी हो जाती है, उसके बाद टाइम आता है जजमेंट का। जजमेंट दे दी जाती है। यदि आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो ठीक है, बात ख़त्म, छुट्टी। अदरवाइज़ आरोपी को केस में सज़ा सुना दी जाती है, तो सज़ा के कारण भी दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि सज़ा कितनी मिली है, ये नहीं बताया जाता। इसके लिए अलग से आगे तारीख दी जाती है, उस तारीख पे उसे सज़ा सुनाई जाती है। मुझे पूरा भरोसा है आपको जानकारी पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने के लिए लाइक कर सकते हैं। आप लाइक करेंगे थोड़ा हमें हौसला बनेगा कि और भी आगे वीडियो बनाए जाएं इस तरह के, तो आगे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मान लीजिए यदि किसी आरोपी को दोषी करार करते हुए, कि ये दोषी हो गया, उसे करार करते हुए कोर्ट उसे सज़ा सुना देती है फांसी की, तो कोर्ट उसकी कन्फर्मेशन के लिए एक फैसले की कॉपी हाई कोर्ट को भी भेजती है। इस दौरान आरोपी हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है कि जो ये सज़ा है, कि उसे फांसी वाली सज़ा है, ये फांसी ना दी जाए। उसकी अपील के बाद भी अगर हाई कोर्ट कहता है कि हाँ इसे फांसी की सज़ा है, वो कन्फर्म कर देता है,
इसके बाद वो हाई कोर्ट के आदेश पर अपील में आगे फिर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी अगर उसे खारिज हो जाती है तो ट्रायल कोर्ट फिर उसे अंततः फांसी की सज़ा सुना देती है। एक बात और है कि अगर दोषी व्यक्ति को जो सज़ा है वो उम्र कैद से कम है तो हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बात और जान लेते हैं साथ ही साथ, स्टेटस ऑफ जजमेंट। फिर आखिर में उस तारीख पर दोषी व्यक्ति को सज़ा सुना दी जाती है। वो सज़ा जेल जाने की भी हो सकती है, कोई फ़ाइन भी हो सकता है। जो कानून के हिसाब से कोर्ट को लगे कि ये उचित है तो वो उसे सज़ा सुना सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें और जान लीजिए। अगर दोषी व्यक्ति को जो सज़ा है वो 3 साल या उससे कम की सुनाई गई है तो दोषी व्यक्ति को उसी कोर्ट से जमानत मिल जाएगी जिस कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई है। बेल मिल जाती है तो ठीक है, नहीं जेल जाना पड़ेगा, या फिर ऊपर की कोर्ट में बेल अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हैं तो आप अपील के लिए 30 दिन का आपको समय मिलता है। अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल चला है रही है तो आपको समय 45 से 60 दिन का मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि केस पर भी निर्भर करता है, वेरी करता है। अपील के लिए मान लीजिए आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिलती है तो आप उसके बाद सेशन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। एक और बात, अगर शिकायतकर्ता को लगता है कि यार ये आरोपी ना बरी हो गया और जो इसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो कम मिली है, तो वो ऊपर की कोर्ट में उससे ज़्यादा सज़ा दिलाने के लिए अपील के में जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैंने आपको बताया आज क्रिमिनल केस के ट्रायल के बारे में, आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। इसी तरह आपको आसान भाषा में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।